जय हिंद, नमस्कार साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास भारतीय संविधान की प्रस्तावना से है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सभी एग्जाम जो आप देख रहे हैं, आरओ आरओ, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट या रेलवे, एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएल, एसएससी वीडियो या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं और आप सब लोग पढ़ रहे हैं। जो यूपी पुलिस के लिए ये बैच लॉन्च हुई है, तो उस एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, ये लूसेंट से लेके आए हैं। इस क्वेश्चन आंसर को हमें समझने की बहुत ही अच्छे से जरूरत है, और इस क्वेश्चंस को क्या है कि सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है संविधान की प्रस्तावना। क्या है डियर? संविधान की प्रस्तावना। तो हम प्रस्तावना को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं क्या लिखा है। तुम सूरज की तरह जलकर तो देखो, तुम सूरज की तरह जलकर तो देखो, तुम्हारे अंदर से निकला प्रकाश स्वतः ही तुम्हारी पहचान चारों ओर बिखेर देगा। डियर, पहले सूरज की तरह हमको जलना होगा, कुछ अचीव करना है, कुछ प्राप्त करना है। तो सूरज से अगर मुझे जो हीट मिल रही ना, उसकी तरह मुझे पहले अपने आप को जलाना होगा। जलाना होगा का मतलब आग में नहीं जलना होगा, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, दिन रात अपनी ईमानदारी के साथ। जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति ईमानदारी के साथ। ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे का राज है ईमानदारी। ठीक है, कितना आप उसको टॉपिक को टाइम दे रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए अगर तुम सूरज की तरह जलकर तो देखो, तुम्हारे अंदर से निकला प्रकाश स्वतः ही तुम्हारी पहचान चारों ओर बिखेर देगा। डियर, इस बात की मां शारदे एकेडमी आपका 100% गारंटी लेती है। पहले आप दिन रात एक करके मेहनत करने की कोशिश करो। तो हम टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? जो संविधान का भाग है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेदों को ना, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा, मतलब आत्मा की संज्ञा दी गई है। डियर, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया डियर? प्रस्तावना को। किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। डियर, जो संविधान निर्मात्री थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे उस समय क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निर्माताओं ने, निर्माणकर्ताओं ने संविधान के किस भाग को, किस टॉपिक को, किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व। तो डियर, उन्होंने, जो हमारे संविधान निर्माता लोग थे, उन लोगों ने जो ध्यान दिया था सबसे ज्यादा किस पे दिया था? प्रस्तावना पे। किस पे दिया था डियर? प्रस्तावना पे दिया था। नेक्स्ट टॉपिक, अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारतीय संविधान या भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से शुरू होती है? भारत की प्रस्तावना जो होती है, लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज से, लोक प्रभुता से नहीं डियर। भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट,
भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्यों? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है इसलिए कहा जाता है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है इसलिए। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो डियर, ना तो ये ऑप्शन है आपका। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है, जो राज्य का प्रमुख होता है उसका जो निर्धारण किया जाता है वो एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए जो है यह गणतंत्र कहा जाता है। भारत गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आज से लगभग सबको पता हो जाना चाहिए। भारत गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है उसका निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत है एक, क्या है? भारत है एक, क्या है भाई? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? हिंदू राष्ट्र है? नहीं भैया, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं। क्या है? सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। नहीं भैया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबने समझ लिया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है भैया, इसको बता दो आप। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ नहीं भैया। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना। राज्य सरकार कहती है क्या एक धर्म को स्वीकार करने के लिए? नहीं भैया, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यह है हमारा। राज्य सरकार जो है वो किसी एक धर्म के लिए बाधित नहीं करती है, किसी एक धर्म के लिए नहीं कहती है। यही हुआ लगभग, क्या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य सरकार मुझे बाधित नहीं कर सकती है। राज्य सरकार क्या करती है? किसी एक धर्म के प्रति हमको बाधित नहीं करती है, या किसी एक धर्म को ही वह स्वीकार नहीं करती, बल्कि सभी धर्मों को स्वीकार करती है। इसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, क्या हुआ भैया? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता नहीं भैया। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। अल्पसंख्यक समुदाय का धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। बिल्कुल सही भैया, ना तो जो ज्यादा संख्या, बहुसंख्यक मतलब जो बहुसंख्यक समुदाय है उनके धर्म को माना जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता नहीं, कम वालों को भी नहीं करता है, बल्कि क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है वह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ डियर? वह बल्कि किसी भी, धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्या हुआ? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय राज्य है वह किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है
अध्यक्षीय पद्धति पर शासन वाला राज्य होता है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। हाँ, गणतंत्र का मतलब केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है। अध्यक्षीय अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। क्या कह रहा भैया, क्या कहा जा रहा है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं, अध्यक्षीय पद्धति हो नहीं, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है नहीं, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वंशानुगत रूप से ना हो, इसको ध्यान देने की जरूरत है। यहां लिखा ना हो, यदि ये नहीं कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। वंशानुगत रूप से न हो, उसे उस राज्य को हम गणतंत्र, वही राज्य क्या होता है? गणतंत्र होता है। जहां का जो अध्यक्ष होता है वह वंशानुगत न हो, क्या है? राज्य, वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं डियर? उसे हम कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं? गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, डियर, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो डियर उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, कौन सा वर्ड था? समाजवादी। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन किया गया। कब किया गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब ऐड किया गया? प्रस्तावना में। यह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 42वां नंबर संशोधन सन 1976 में। कब डियर? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से क्या जोड़ा गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? क्या है डियर? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसमें से क्या होगा? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। क्या हुआ? हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? गणतंत्र सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं होते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है। तो डियर गणतंत्र का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या होगा? भारत एक गणतंत्र है, सबसे पहली बात भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यह गणतंत्र का मतलब है। जहां पे अध्यक्ष जो होता है वंशानुगत न हो, वो हमारा गणतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो भारत की उद्देशिका है, या उद्देशिका कह लो, प्रस्तावना, भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना में
कह रहे हैं कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। डियर, इसमें समाजवादी वर्ड जो है नहीं है, क्योंकि जो हमारी उद्देशिका है संविधान की, उद्देशिका में समाजवादी नहीं था, समाजवादी नहीं था, बल्कि ये हमारा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, कब डियर? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया प्रस्तावना में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी का मतलब अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कह रहे हैं जो कल्याणकारी राज्य होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? कल्याणकारी का मतलब है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब अधिकतम संख्या नहीं भैया, जो लोग हैं, ठीक है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, जो वीक लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण का मैनेज करना, उनके कल्याण का प्रबंधन करना, यही हमारा कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना नहीं भैया, जो है करने लायक उसको करो, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करो, वही कल्याणकारी राज्य होगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? गणराज्य क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, होता तो है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इससे क्या मतलब है? उसका अपना निलिखित संविधान है, इससे क्या मतलब? उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। अरे भैया, संसदीय प्रणाली और जगह भी है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष, जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, क्यों? जो इसका राज्याध्यक्ष होता है उसका क्या होता है? चुनाव होता है। इसलिए जो है क्या होता है भैया, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसलिए इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। जो इसका अध्यक्ष होता है राज्य का जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसका क्या होता है? चुनाव होता है, ना कि किसी वंशानुगत फैमिली परिवार से आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्या भैया? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में अगर देखा जाए तो जो सबसे सही है वो है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र को हम कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर। संविधान की प्रस्तावना में जो सेकुलर है, सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एक ईश्वरवाद होना, बहुदेववाद होना, सभी धर्मों की अस्वीकृति होना। क्या होगा डियर? इसमें जो होगा हमारा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होती है। सेकुलर, जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर शब्द है, इसका मतलब होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है, हमारा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें क्या कहा जा रहा हो, किसी धर्म के प्रति आपको बाधित किया जा रहा हो या किसी धर्म को मानने के लिए आपको जबरदस्ती जोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो हमारे संविधान के निर्माण करता थे, उन्होंने बहुत ही चीजों को ध्यान दे करके बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया है,
संविधान का निर्माण किया है डियर। तो इसलिए हमें भी ध्यान से समझने की जरूरत है। सेकुलर शब्द का मतलब है कि यहाँ का जो भी नागरिक होगा वो धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। वो कोई भी धर्म को धारण कर सकता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म को धारण कर सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। वो अपने धर्म के प्रति क्या है, सेकुलर का मतलब वो स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है, कोई भी धर्म को धारण कर सकता है, उपासना कर सकता है, स्वतंत्र है उसके लिए। ठीक है। शब्द धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? जो धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर, यहाँ धर्म के प्रति किसी को बाधित नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? धर्मनिरपेक्ष, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्नलिखित कूट में से चयन कीजिए। यह वर्ष सन 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही भैया। 42वां संविधान संशोधन था। कौन था? अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट था वो 42 नंबर का, और ईयर था 1976। तो यहाँ देखो जो ऑप्शन में दिख रहा है, कह रहे हैं यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, नहीं भैया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बिल्कुल भैया। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो कूट दिया गया है उसमें देखो पहला और तीसरा कहीं दिख रहा है क्या? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो डियर क्या होगा इसमें? होगा संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता द्वारा किया गया है। क्या होगा? भारत का जो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की शपथ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो संविधान का निर्माण हुआ है वह भारत की जनता द्वारा हुआ है। जो संविधान का निर्माण हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है? भारत की जनता के माध्यम से हुआ है डियर। इसका मतलब होता है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। इसका मतलब है, समाजवाद का क्या मतलब है डियर? समाजवाद का मतलब है, समाजवाद का मतलब है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण, समाजवाद का मतलब है समाज में तो नियंत्रण रहेगा ही भाई। हाँ, सामाजिक नियंत्रण नहीं। समाजवाद का मतलब है राष्ट्रीयकरण नहीं, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा नहीं भैया। क्या मतलब है? समाजवाद का मतलब है कि राष्ट्रीयकरण नहीं यार, ये भी नहीं। क्या है? समाजवाद का मतलब है सामाजिक न्याय। क्या होना चाहिए? सामाजिक, सामाजिक न्याय। क्या मतलब है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद वर्ड है उसका क्या अर्थ है? समाजवाद का मतलब है सामाजिक न्याय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सामाजिक न्याय की बात कही जा रही है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से। भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान में कह रहे हैं
कि समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? भैया हो, समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? यूएसए से नहीं, कनाडा से नहीं, जर्मनी से नहीं, कहां से लिया गया? समवर्ती सूची कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची हम भारतीय संविधान में एडॉप्ट किए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से किए हैं। कहां से किए हैं डियर? ऑस्ट्रेलिया से किए हैं। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। क्या समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है भाई? हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को नहीं, नीति निर्देशक तत्व नहीं, उपयुक्त सभी नहीं भैया, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहां से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्द से, प्रजातंत्री भारत शब्द से नहीं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि जो भारतीय संविधान तैयार हुआ है, प्रस्तावना तैयार की गई है, उससे पता चलता है लौकिक सार्वभौमिकता दिखती है, वो हम भारत के लोक वर्ड से दिखती है। कहां से? हम भारत के लोक शब्द से। इसका तात्पर्य है जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है वो जनता में निहित है, जनता के माध्यम से। किससे माध्यम से? जनता के माध्यम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति नहीं, अमेरिकी क्रांति नहीं, बोल्शेविक क्रांति नहीं। कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भैया नहीं झलकता है। क्या कह रहे हैं? झलकता है नहीं, नहीं झलकता है। क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पे किस क्रांति का इफेक्ट नहीं दिखता है? फ्रांसीसी क्रांति का दिखता है, अमेरिकी क्रांति का दिखता है, बोल्शेविक क्रांति का दिखता है, चीन की क्रांति का असर नहीं दिखता डियर। किसका नहीं दिखता है? चीन की क्रांति का नहीं दिखता है। कहां नहीं दिखता है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर कौन सी क्रांति है? चीन की ऐसी क्रांति है जो सन 1912 में चीन की क्रांति थी, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो क्या है डियर? क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य नहीं, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं। क्या है? बल्कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कह रहे हैं संविधान के अंतर्गत, अगर संविधान के अंतर्गत देखें तो जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श, हम भारतीय लोकतंत्र के जो भी आदर्श हैं
हाँ, उनको हम कहाँ देख सकते हैं? डियर भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया भैया, समाजवादी जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, एकता और अखंडता नहीं जोड़ा गया। ये ऑलरेडी जुड़े थे। गुट निरपेक्ष तो, एकता और अखंडता नहीं थे। कह रहे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा वर्ड जोड़ा गया? उसमें जोड़ा गया था समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या है? दूसरा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। क्या जोड़ा गया? धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष दो शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये कह रहे हैं जोड़ा गया, नहीं पूछ रहे हैं कि जोड़ा गया देखे और तुरंत हम धर्मनिरपेक्ष देखे टिक कर बैठ गए, नहीं। ये कह रहे हैं क्या नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तो हमें पता है, लेकिन क्या नहीं जोड़ा गया है? तो न तो गुट निरपेक्ष जोड़ा गया, एकता और अखंडता नहीं जोड़ा गया है। क्या नहीं जोड़ा गया भाई? समाजवादी 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? एकता और अखंडता किसको नहीं जोड़ा गया है? जल्दी बताएं। इसमें जो है गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। इसको गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता इनको जोड़ा गया था, बल्कि गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना के बारे में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया था, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे? नहीं थे भैया, तो बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और ये कह रहे हैं 1950 के अंग थे? नहीं थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बिल्कुल भैया। कब जोड़ दिया गया? 1976 में। कौन सा संशोधन? 42 नंबर संशोधन के माध्यम से। उक्त शब्द सन 1985 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया? नहीं भैया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, गलत है। प्रस्तावना में तो है, लेकिन कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। कह रहे भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान ने किस लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, किसको अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। वंशानुगत लोकतंत्र नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। संवैधानिक राजतंत्र नहीं भैया। लोकतांत्रिक राजतंत्र ना, बल्कि लोकतांत्रिक गणतंत्र, जो जनता में शक्ति निहित हो, उसके माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय संविधान, ये मिस प्रिंटिंग है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र किस रूप में स्वीकारा गया है? आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसमें बेटा? इसमें होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, ये तीनों को अपना करके हमारे भारत की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को हम इस रूप में स्वीकार किए हैं। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार
भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में? ना ही संसद, ना ही राष्ट्रपति, ना ही मतदाता, बल्कि किसमें है? सभी शक्तियां किसमें निहित है? जनता में। किसमें? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने के प्रावधान किसमें किया गया? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्यों में? नहीं भैया, प्रस्तावना में किया गया। भारत की सभी संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो लिया गया है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में प्रस्तावना जो है वो कहाँ पे वर्णन किया गया है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। कह रहा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जिन गई है उनकी आगे की व्याख्या की गई है। कहाँ की गई है डियर? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। किसमें की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में वर्णन किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रस्तावना में है उनका जो आगे व्याख्या किया गया है वो मूल अधिकार में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मूल कर्तव्यों में किया गया है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? विचार को प्रस्तावना में किया गया। मौलिक अधिकार राज्य के नियंत्रण नहीं भैया, प्रस्तावना में किया गया। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया डियर? वो हमारे प्रस्तावना में पूरी तरह से शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है। शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट होता है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि, शासन के ध्येय का विवरण क्या है भाई? इसमें यह है कि संविधान को लागू करने की तिथि का वर्णन नहीं किया गया है। जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में कह रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। संविधान का स्रोत, बिल्कुल संविधान का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? संविधान का स्रोत हमें प्रस्तावना से कहाँ से क्या लिया गया? जैसा कि अभी हमने कहा, अनुसूची कहाँ से ली गई है? अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। ऐसे संविधान का स्रोत हमें कहाँ से मिल गया? प्रस्तावना से मिल गया। शासन के ध्येयों का विवरण, जो वहाँ शासन का है उसका क्या उद्देश्य है, उसका भी हमें इसी से मिल जाता है। संविधान को लागू करने की तिथि का वर्णन हमारे उसमें नहीं है, प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि का वर्णन नहीं है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि है, लेकिन संविधान कब से लागू हुआ जिसकी नहीं वर्णन है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति नहीं करता है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की अभिवृत्ति नहीं करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति नहीं करता है। किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात तो करता है, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की भी स्वतंत्रता देता है,
प्रतिष्ठा और अवसर की भी समानता देता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हमारी उद्देश्य जो है भारतीय संविधान में ऐसा उद्घोषित नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। डियर, भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। क्या उल्लिखित है प्रस्तावना में? भारत और इंडिया। कह रहे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत का जो नाम लिखा हुआ, देश का जो कौन सा नाम है, जो भारत देश है उसमें नाम लिखा है भारत और इंडिया। क्या लिखा है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो डियर, भारतीय संविधान जो हमारा स्वीकृत है, स्वीकार किया गया है, वो भारत की जनता के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संविधान जो स्वीकृत है वो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में? नहीं, भारत की जो संप्रभुता है वो हमारी किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें है? भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को नहीं, 2 अक्टूबर 1949 को नहीं, 15 नवंबर 1949 को नहीं, बल्कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया। डियर, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर सन 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को? नहीं, 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। नहीं, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को? नहीं, इनमें से कोई नहीं। कह रहे 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत भी हो गया था और पूरी तरह से तैयार भी हो गया था। डियर, कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूरी तरह से अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। और पूरी, अगर हमसे पूछता है पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो भी हमारा 26 नवंबर सन 1949 को पूरी तरह से, पूर्ण रूप से हमारा भारतीय संविधान तैयार हो चुका था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर सन 1949 को। पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। और अंगीकृत भी कब किया गया? अंगीकार कब किया गया? अंगीकार व अंगीकृत दोनों वर्ड को देख लेना। अंगीकार लिखा है, वह अंगीकृत लिखा रहेगा तो उसमें भ्रमित नहीं होने की जरूरत है। क्या होगा इसका मतलब? कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। कह रहे हैं संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 से नहीं, 26 नवंबर 1949 नहीं, 26 जनवरी सन 1950। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950 से हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। डियर, लागू हो गया, लागू हो गया। कह रहे हैं किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? 1947, 1951 में, 1935, 1950 में? तो डियर, जब से लागू हुआ तब से भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। कब से? 1950 से। कब से? 1950 से। क्या बन गया? भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना?
1950 से। संविधान के उद्देश्य क्या, प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो डियर अभी तक जो उद्देश्य क्या कहो या तो प्रस्तावना कहो, जो संविधान की प्रस्तावना है उसका आज तक या अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट लाया गया, कितनी बार संशोधन किया गया? तो डियर अभी तक में जो है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है सिर्फ और सिर्फ वन टाइम किया गया है, एक बार किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन था। और वो कब हुआ डियर? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया है। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में। कितनी बार डियर? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976, 1984। तो डियर 1976 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन या उद्देशिका में संशोधन एक बार किया गया। कब किया गया? कौन सा नंबर का संशोधन था? 42वां नंबर संशोधन सन 1976 में। कब किया गया डियर? सन 1976 में। वो भी क्या जोड़ा गया था? शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष समाजवाद वर्ड कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 क्या होगा? डेट छोड़ दो। एतद द्वारा इस संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो कब किया गया था? 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था डियर? 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था। क्या हुआ था? 26 नवंबर सन 1949 में अंगीकृत किया गया था और अपनाया गया था। 26 नवंबर यहाँ क्या हो जाएगा? 26 नवंबर सन 1949 में अंगीकृत किया गया या तो अपनाया गया था। तो क्या होगा आंसर? आंसर नंबर बी। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो बेटा पूजा की समानता नहीं प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक न्याय देता है, राजनीतिक न्याय भी है, विचार की स्वतंत्रता भी है, लेकिन पूजा की समानता नहीं है। 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य क्या नहीं था भैया? कौन सा? पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य कौन सा शब्द नहीं था? क्या कह रहे हैं? कौन सा शब्द नहीं था? तो डियर इसमें जो है पंथ निरपेक्ष था, अखंडता थी, गणराज्य भी था, लेकिन समाजवादी का शब्द नहीं था। क्या नहीं था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। क्या नहीं था? समाजवादी शब्द 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, ठीक है, तो हमारे उस समय जो संविधान था उसकी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े नहीं थे, बल्कि ये कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द नहीं था? गणराज्य था। क्या नहीं था? कह रहा है, फिर से इसको देखो, कह रहा है कि 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? थे में समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। तो इसमें जो होगा ये कूट में आंसर दिया था, तो इसने देखो कूट 1 2 3 ये नहीं थे, बल्कि गणराज्य ऑलरेडी था। 49 जब अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर सन 1949 को, तो उस समय भारतीय संविधान में ये निम्नलिखित शब्द नहीं थे। कौन नहीं था? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता शब्द नहीं था। इनको जो है बल्कि गणराज्य था। तो इसमें देखो अधोलिखित कूट में कौन सही होगा? 1 2 3 1 2 3। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कौन सा सही है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत तो गत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो डियर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है ये भी सही है, इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से आंसर दीजिए। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। हाँ, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। ये होगा 1 2 4। क्या है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा क्या बना? उद्देश्य का बन गया। ठीक है। और इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्राकृतिक जो है क्या है? वो न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द भी नहीं कर सकता है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है तभी तो 42वां संविधान संशोधन लाया गया। 42वां संशोधन 1976 ऐसे थोड़ी ना आ गया। 42वां संविधान संशोधन, इसमें संशोधन लाया जा सकता तभी तो किए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वां संशोधन, 40वां संशोधन, 42 नंबर का संशोधन था डियर। हम लोग न जाने कितनी बार इसको देखते आ रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 था। अभी तक हमारे जो प्रस्तावना है, उद्देश्य क्या है, उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया जा चुका है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन सन 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? तो डियर प्रजातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जो मतदान का वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? वह प्रजातंत्र कहलाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वें नंबर का संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वां, 44वां? नहीं भैया, 42 नंबर संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी सन 1950 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950 से। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद और राजनीतिक क्या जोड़ा गया था?
समाजवाद जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? कौन सा शब्द? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था डियर? समाजवाद जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार में नहीं, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक में नहीं, संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं, बल्कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में यह निश्चित किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सी भाग में वर्णित किया गया? कहां स्पष्ट किया गया? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में बताया गया कि भारत एक क्या है? संविधान की प्रस्तावना में यह बताया गया कि भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या कहा गया? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या कहा गया? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या कहा गया? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के लोग हैं। सर्वोच्च न्यायालय है, सरकार है। कौन है भाई? भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो कौन है? तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो भारत के लोग, हम भारत के लोग, मतलब कि भारत की जनता है। कौन? हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता है। संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो कौन है? भारत की शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में। थैंक यू फॉर वाचिंग मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म। डियर, आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूं आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।